अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूं मोहम्मद ज़फ़ीर। तकरीबन एक महीने की छुट्टियों के बाद हम आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हैं और आज हम बात करेंगे ख़ासतौर पे पीडीएम का मुस्तकबिल क्या होगा। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीडीएम का हिस्सा बनेगी और इस वक्त जो महंगाई है और मिनी बजट के हवाले से जो बातें हो रही हैं उसमें हुकूमत को क्या अपोजिशन टफ टाइम देने जा रही है। और साथ ही साथ कहा यह जा रहा है कि लॉन्ग मार्च होगा, इससे पहले भी मार्च हुए, हुकूमत घर नहीं जा सकी। और ख़ास तौर पे पीडीएम तहरीक की जब हम बात करते हैं तो पीडीएम इस वक्त चूँकि अपोजिशन ख़ुद टूट फूट का शिकार है, क्या ये इत्तेहाद कायम रहेगा और इस इत्तेहाद से हुकूमत को कोई ख़तरा है या नहीं, और हुकूमत अपनी पॉलिसीज़ कैसे बेहतर कर सकती है या कैसे बेहतर कर रही है। और आईएमएफ का जो प्रेशर है और ऊपर से आईएमएफ के दबाव पर मिनी बजट जो आ रहा है वो आवाम पर कितना भारी होगा। इस वक्त आवाम पहले ही उनकी दस्तरस से चीज़ें बाहर होती हुई नज़र आ रही हैं और आवाम परेशान है। उनकी परेशानियां जो हैं वो डे बाय डे बढ़ती जा रही हैं। हुकूमत इस पे क्या पॉलिसीज़ नाफिज कर रही है या कोई ख़ास तौर पे आम आवाम को कुछ रिलीफ मिलेगा या नहीं। दूसरी तरफ जब हम इलेक्शंस की बात करते हैं, वोटिंग की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मशीन की बात करते हैं, तो उस पे भी अभी जो इल्ज़ामात लग रहे हैं और बार बार ये कहा जा रहा है कि शायद NA-133 वोटों की जो ख़रीदो फ़रोख्त का मामला है ये कितना संगीन है और ये हमारे सिस्टम पे कितना सवालिया निशान है, हमारी इन जमहूरी रवैयों पे कितना बड़ा सवालिया निशान है, इस पे भी बात करेंगे। और ख़ास तौर पे वज़ीर-ए-आज़म कह रहे हैं कि एहतसाब होगा, किसी को नहीं छोड़ेंगे। और ये हम शुरू से 3 साल हो गए ये बात सुनते हुए। एहतसाब कब होगा और किस तरह होगा ये अभी तक तय नहीं हो सका। वज़ीर-ए-आज़म स्टेटमेंट्स ज़रूर देते हैं लेकिन उसके बरक्स इंसाफ होता हुआ हमें नज़र नहीं आ रहा। और ख़ास तौर पे पिछले दिनों जो सेमिनार था जिसके हवाले से बात हो रही है और बार बार ये कहा यह जा रहा है कि जो इस तरह की स्पीचेस हैं, तकारीर हैं, वो नहीं होनी चाहिए थी। और क्यों ये जो मामला है वो इतना बिगड़ा, इन तमाम इश्यूज़ पे बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब बैरिस्टर अली ताहिर साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, कानूनी राय लेंगे इनसे। खुश आमदीद कहते हैं बैरिस्टर साहब आपको प्रोग्राम। माय प्लेजर एज ऑलवेज, थैंक यू। हमारे साथ मौजूद है जनाब नवाबज़ादा इफ्तिखार खानज़ादा साहब, MNA है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर सियासतदान हैं। जनाब आपको भी खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम में। थैंक यू जी। उज़मा करदार साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है पंजाब से, आप MP हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर सियासतदान हैं। बहुत शुक्रिया उज़मा, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम में। थैंक यू वेरी मच उमर। ताहिरा औरंगज़ेब साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, MNA हैं, मुस्लिम लीग नून की। ताहिरा साहिबा आपको भी खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम में। भाई साहब सबसे पहले आप करीब भी बैठे हैं, आप ही से जान लेते हैं ये मामला क्या है। पीडीएम बारहा हमारे आपके साथ प्रोग्राम्स हो चुके हैं, फिर मैं ज़रा जजेस वाले मामले पे भी आऊँगा। आपको लगता है पीडीएम में कोई जान है, अपोजिशन इत्तेहाद जो है वो हुकूमत पे भारी होगा या हुकूमत के अपने फ़ैसले, महंगाई, आवाम जो है वो परेशान है, इन्हीं चीज़ों में अगले 1.5-2 साल भी गुजर जाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर मेरा इस वक्त मैं जिस नज़रिए से देख रहा हूँ, एक तज्जिया है मेरा, गलत भी हो सकता है, लेकिन मुझे तो ये नज़र आ रहा है कि सियासतदानों और सियासी इंस्टीट्यूशंस के ऊपर से जो लोग हैं इस मुल्क के, उनका आहिस्ता आहिस्ता जो एक लेजिटिमेसी होती है, जो ट्रस्ट होता है, वो टूटता नज़र आ रहा है। एक ऐसी हुकूमत जो होप के बेसिस के ऊपर, एक उम्मीद के बेसिस के ऊपर आई हो, और उसके बाद आप इन्फ्लेशन देख लें, जो स्टैट्स हमें नज़र आ रहे हैं इस वक्त 91 रुपीज़ पर 100 रुपीज़ जो है वो हमारा रेवेन्यू टू डेट का टारगेट हो गया। रीजन में कहीं पे भी ये नहीं है। इंडिया 51 पे खड़ा है, बांग्लादेश 20 पे खड़ा है। कर्ज़ों की एक बुछार लगा दी गई है, इकोनॉमी जो है वो डिस्टर्ब हो चुकी है, डॉलर जो है वो डबल हो चुका है, इम्पोर्ट बिल बढ़ता जा रहा है, चीज़ें कंट्रोल हो नहीं रही। और आज भी मैं देख रहा था कि जो ताजरों पे उन्होंने पॉइंट ऑफ सेल लगाने की कोशिश की है, तो उन्होंने भी अनाउंस किया हुआ कल धरना देंगे वज़ीर-ए-आज़म हाउस के बाहर। और जो टीचर्स को म्यूनिसिपल ऑफिसेज के नीचे इस्लामाबाद में वो करने की कोशिश कर रहे हैं, टीचर्स ने भी ऐलान किया हुआ कल धरना देंगे। तो हर तरफ धरने ही धरने हैं, लेकिन अपोजिशन जो है वो उस
एक जो पब्लिक का एंगर है उसको कैपिटलाइज नहीं कर पा रही। और उसकी वजह यह है कि अगर आप किसी को पॉइंट करते हैं कि ये गलत काम कर रहा है तो लोगों का एक बड़ा जायज सवाल है कि आप क्या कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी 13 साल से यहाँ पे है, सही। नून लीग भी हुकूमत में रह के गई है, किसी हुकूमत की कोई चीज बेहतर थी, किसी की कोई चीज बेहतर थी, लेट्स बी फेयर, सबने कोई बहुत बुरे काम नहीं किए, सबने कोई बहुत अच्छे काम नहीं किए, लेकिन इतनी इनकॉम्पिटेंस के बावजूद ऑपोजिशन जो है वो सड़कों पे लोगों को ना लेके आए और एक पॉलिटिकल मूवमेंट ना चले। मेरे ख्याल में ये बड़ा एक खतरनाक टाइम पाकिस्तान के ऊपर इस लिहाज से आ रहा है कि सियासी इंस्टीट्यूशंस के ऊपर लोगों का ट्रस्ट खत्म हो रहा है। लेकिन आम आवाम को तो इससे कोई फायदा नहीं, ये तो अपनी हुकूमत बनाने के लिए ही प्रोटेस्ट हो रहा है ना। आम आवाम को क्या आटा, चीनी, दाल, पेट्रोल सस्ता मिलेगा? बिल्कुल ऐसा ही है। मैं आपको 2 मिसालें इसकी दे सकता हूँ। एक मिसाल तो ये है कि 1996 में एशियन फाइनेंशियल क्रंच हुआ, फिलीपींस ने IMF से पैसे ले लिए, थाईलैंड ने IMF से पैसे ले लिए, वियतनाम ने IMF से पैसे ले लिए, पूरे रीजन ने। मलेशिया में महातीर मोहम्मद ने कहा वी विल नॉट गो टू द IMF, लेकिन मैं अपनी ऑपोजिशन को NRO नहीं कहूंगा, इनको बुला के बात करूंगा। ऑपोजिशन ने भी कहा थोड़ी देर के लिए साइड पे मामलात रख देते हैं, हुकूमत की सपोर्ट करते हैं। 1997 में मलेशिया बेस्ट परफॉर्मिंग इकोनॉमी ऑफ एशिया थी और आज तक वो एज एन एशियन टाइगर के साथ है। इसी तरह एक और मिसाल अगर मैं सिर्फ देता चलूं, मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर था, साल था 1991, वो पार्लियामेंट में खड़ा हुआ और उसने कहा कि मेरी ऑपोजिशन से ये दरखास्त है, मैं आपको कॉन्फिडेंस में लूंगा, ट्रस्ट में लूंगा, ये IMF का हमारा आखिरी पैकेज होगा। और वो इंडिया का IMF का आखिरी पैकेज था। तो ये सियासतदान अगर तो देखें ना, रिकंसिलिएशन करके बैठ के साथ मुल्क को निकालना चाहते हैं तो शायद इनकी लेजिटिमेसी वापस आए, लेकिन अदरवाइज पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर से लोगों का ट्रस्ट उठ रहा है। सही, बिल्कुल ठीक है। इफ्तिखार खानज़ादा साहब, किस तरह देखते हैं, खासतौर पे कहा यह जा रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PDM का हिस्सा बनेगी दोबारा, और अगर हिस्सा बनते हैं हुकूमत पे कितना प्रेशर हो सकता है? और जिस तरह बैरिस्टर साहब भी कह रहे हैं कि लोगों का अब एतमाद उठता जा रहा है इदारों पे, जो कि बड़ी गलत बात होगी। अगर इस तरह होगा तो अनारकी फैलेगी। आपको लगता है कि वाकई अवाम मायूस हो चुके हैं हर सिस्टम से? इफ्तिखार खानज़ादा साहब। देखिए जी, जब PDM बनाई गई थी तो उस वक्त पीपल्स पार्टी ने इसके लिए काम किया था। साल एक पूरा चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने तमाम जमातों से राब्ते करके उन्हें एक प्लेटफॉर्म पे लेकर आए और फिर 26 नुकात जो थे उस पर सारों को एग्री कराया और सब ने उसके ऊपर दस्तखत किए। और फिर उसकी अचीवमेंट, उसमें अवाम का एक एतमाद अपोजिशन की तरफ आया कि आज जितने ज़िमनी इलेक्शंस हुए वो PDM ने जीते। फिर आपने देखा कि असेंबली के अंदर जब सेनेट की गिलानी साहब वाली सीट थी वो PDM ने वहां पर वो जीती। तो एक कॉन्फिडेंस था अवाम का PDM की तरफ, अपोजिशन जमातों की तरफ सारा। मगर जब बदकिस्मती से कि वो 26 जो नुकाती चार्टर था, जब हम उससे हटे और PDM टूटा, तो उसके बाद आप देखें कि मायूसी बहुत ज्यादा अवाम में फैली है जी। और उसका नतीजा भी आपके सामने है कि गवर्नमेंट ने फिर जितनी महंगाई की, IMF से उनकी शराइत पर जिस तरीके से कर्जे लिए, सारा कुछ किया, तो इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि लोग मायूस हैं बहुत ज्यादा। अच्छा, मायूस है, लेकिन चूंकि कारकर्दगी हुकूमत की तसल्ली बख्श नहीं है। तारा औरंगजेब साहबा, आप क्या समझती हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आप खुश आमदीद कहेंगे और बैकडोर कोई मामला, चूँकि इस वक्त इल्ज़ामात जो इलेक्शंस की बात करें और ख़ासतौर पे जो वोटों की खरीदो फरोख्त के वाले से इल्ज़ामात एक दूसरे पे लगाए जा रहे हैं, तो ये तो कुछ साजगार माहौल नहीं है। अपोजिशन अगर आपस में इस तरह लड़ती रहेगी तो हुकूमत को तो आप टफ टाइम देने में नाकाम हो जाएंगे। तायरा साहिबा, कोशिश करेंगे हमारा राब्ता बहाल हो जाए तायरा और रंगसेब साहिबा से। उज़मा करदार साहिबा, किस तरह देखती हैं आप, चूँकि कारकर्दगी सबसे बड़ा सवालिया निशान आप पे है, पंजाब को तो सबसे ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है और वहाँ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो पहले भी कह चुकी है, बारहा उन्होंने कहा है कि अदम एतमाद की तहरीक लानी चाहिए। किस तरह देखती हैं इस पूरे सियासी माहौल को? उमर, बात सारी ये है कि पिछले 35 साल से ये दो जमातें कौम का इस्तेहसाल कर रही हैं, और अगर इन्होंने कोई अच्छा काम किया होता, उनको अपने फंडामेंटल राइट्स दिए होते, तो आज तो इमरान खान का वजूद ही ना होता। क्यों लोग मायूस, तो लोग इन लोगों से हुए हैं,
तभी उन्होंने एक थर्ड फोर्स को मैंडेट दिया है, वरना तो दोबारा यही लोग आ जाते। तो इसका मतलब है कि वो जो एक उम्मीद थी वो अब लोगों ने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से लगाई हुई है। अब आप देखें 35 साल का जो गंद होता है वो एक दिन में तो बंदा क्लियर कर नहीं सकता। सबसे बड़ा जो हमारा चैलेंज, एक तो कर्जे थे, जी दूसरे हम आप मुझे कोई मुल्क दिखा दें दुनिया में जो टैक्स रेवेन्यू के बगैर चल सके। सही। हमारे मुल्क में इन्होंने टैक्स का कल्चर पनपने नहीं दिया, ना ताजिर टैक्स देने को तैयार है, ना कोई बिजनेसमैन टैक्स देने को तैयार है। सिर्फ एक जो आपका जो नौकरी पेशा तबका है उनसे सोर्स से टैक्स कट जाता है। अब 22 करोड़ की आबादी में से हमने कोशिश तो की है कि ब्रॉड बेस करें, क्योंकि जब पैसे आएंगे टैक्सेस में तो वही फिर मुल्क चलाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब ये एक कितना विशियस साइकिल हमारे लिए छोड़ गए कि हमें पॉलिसीज जो हैं वो दुरुस्त डायरेक्शन में लगाने के लिए हमें टाइम लग गया है। ये आईएमएफ के पास जाहिर है कोई खुशी से नहीं जाता है, ठीक। लेकिन आपने देख लिया है कि हमारी डेट सर्विसिंग के लिए हमें और कर्जे लेने पड़े हैं। प्राइम मिनिस्टर ने जो शुरू में बड़ा क्लियर हिसाब दे दिया था कि टोटल रेवेन्यू फेडरल गवर्नमेंट का 4000 अरब है, तो सही। उसमें से स्ट्रेट अवे 2000 अरब डेट सर्विसिंग में चले जाते हैं, बाकी रह गए 2000। उनमें से एनएफसी अवार्ड्स 18वीं तरमीम के बाद ये सूबों को चले जाते हैं। वफाक के पास तो कुछ बचता ही नहीं है। अब जाहिर है कि अगर हुकूमत का सारा कारोबार चलाना है तो उसके लिए पैसे चाहिए। क्यों हम जाते हैं आईएमएफ के पास, या क्यों हम जाते हैं ये सऊदी अरेबिया के पास? ठीक क्योंकि है। हमारे पास हमारा खजाना हर वक्त खाली रहता है। अब देखें इसके बावजूद कि हमने 2 साल कोविड से निपट आजमा थे, फिर भी जो ग्रोथ रेट था हमने उसको 4% पे मेंटेन किया, मईशत का पहिया नहीं बंद होने दिया। और अब आप देखें कि एग्रीकल्चर ग्रोथ जिसको ये 0% पे छोड़ के गए थे, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी 2.5% पे ठीक आ है, चुकी पूछते है। हैं मुस्लिम लीग सर्विसेज उस्मा, सेक्टर में आप 4% लाइन जो पे है वो रहिएगा। ग्रोथ तायरा हो और रही है। इंसेफ साहिबा से पूछते हैं, हमारा राब्ता उनसे बहाल हो गया। तायरा साहिबा, किस तरह देखती हैं, एक तरफ शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि इमरान खान जो है वो इस्तीफ़ा दें मिनी बजट लाने के हवाले से, और दूसरी तरफ जो वोटों की खरीद और फरोख्त का मामला है, इस पर क्या कहेगी? तायरा साहिबा सुन सकती हैं आप मुझे? तायरा साहिबा किस तरह देखती हैं, खासतौर पे शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि इमरान खान इस्तीफ़ा दें, मिनी बजट लेके आ रहे हैं, वो उनकी हुकूमत नाकाम हो चुकी है, माशी पॉलिसियाँ बनाने में नाकाम हो गए। ये बजट हुकूमत कोशिश करेंगे हमारा राब्ता बहाल उस पर। सब बात जी तायरा साहिबा सुन सकती हैं आप मुझे? मैं आपको सुन सकती हूँ, आप मेरा जवाब क्यों नहीं सुनते? जी जी, मेरा सवाल आपसे यह है, शहबाज शरीफ साहब ने फिर मुतालबा किया है कि इमरान खान साहब जो है वो इस्तीफ़ा दें, अब वो मुल्क चलाने में नाकाम हो गए, आईएमएफ के पास दोबारा जा रहे हैं, आप अब तो मिनी बजट भी लेके आ रहे हैं, तो क्या कहेंगी इस पे? आईएमएफ पाकिस्तान का बजट बना रही है, इमरान खान की गवर्नमेंट बजट नहीं बना रही। इमरान खान वही थे जो कंटेनर पे खड़े होकर कहते थे कि हम खुदकशी कर लेंगे, आईएमएफ के पास नहीं जाते, और ये कशकोल हम तोड़ देंगे। ये कशकोल तोड़ा था नवाज शरीफ साहब ने। वो मिनी बजट ये जो बार बार आ रहा है, क्योंकि आईएमएफ की शराइत इमरान खान साहब पूरी नहीं कर रहे। ये जो हकीकतन बात है, जो चीजें अवाम की दस्तरस से बहुत दूर जा चुकी हैं, अब आईएमएफ मजीद टैक्सेस चाहती है, इन चीजों को मजीद महंगा किया जाएगा, और ये पाकिस्तान के अवाम के साथ बहुत बड़ी इंतकामी ज्यादती होगी। इमरान खान साहब का बजट में कोई अमल दखल नहीं, आईएमएफ बजट बना रही है, और आईएमएफ की शराइत। चले ये पूछेंगे आईएमएफ बजट बना रही है नहीं, लेकिन यानी 133 पे जो वोटों की खरीद और फरोख्त का मामला है, इस पे क्या कहेंगे? जो वीडियो आई है, हमने वो इलेक्शन कमीशन को वीडियो दी जिसमें रात के अंधेरे में खरीदो फरोख्त वोटों की कुछ लोग कर रहे थे, मोटर बाइक भी उनके पास थे, लेकिन उसके बाद जब हम इलेक्शन कमीशन के पास गए, उन्होंने कहा हम ट्रांजिट कराते हैं, तो फिर एक फैब्रिकेटेड वीडियो मार्केट में आ गई, जिसमें पीछे 2 बैनर लगे हैं। एक शास्ता परवेज साहिबा की तस्वीर है जो वहाँ कैंडिडेट है NA 133 की, और एक बैनर लगा हुआ है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के पीछे बैकग्राउंड में तस्वीर है, पोस्टर है,
और आगे लोग मास्क पहन के ये खरीदो फरोख्त की कहानी बताई जा रही है। जो लोग खरीदो फरोख्त करते हैं वो पीछे माफ करें बैनर नहीं लगाते और वो दिन दहाड़े की बातें नहीं करते। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी दोनों बड़ी मेच्योर सियासी पार्टियां हैं, वो ये वोटों की खरीदो फरोख्त में हिस्सा नहीं लेती। ये पीटीआई का काम है जिन्होंने दस्का में भी ये काम किया और अब भी वही ये कुछ कर रहे हैं। ये जो भी कर रहे हैं हमने इलेक्शन कमीशन में तमाम वीडियो दे दी है, उसकी फोरेंसिक भी होगी और इंशाल्लाह दूध का दूध और पानी का पानी बिल्कुल होना भी चाहिए किसी पे इल्जाम नहीं होना चाहिए। और इस पे चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो ये कह रही है कि आप मैच फिक्सिंग के एक्सपर्ट हैं, तो आप इस तरह की टैंपरिंग पहले भी करते रहे हैं। मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये काम नहीं करती। ये पीटीआई का वजीर है, डस्का का हालिया इलेक्शन जिसका सबूत है इलेक्शन कमीशन ने बताया कि ये लोग हैं जो इसमें पकड़े गए और जो इसमें मुलजम है। अभी तक उनके बारे में कोई केस नहीं चला, कोई फैसला नहीं हुआ। तारा औरंगजेब साहब आप लाइन पे रहिएगा, हम पीटीआई का मौका भी लेते हैं। वैसे सब रिफॉर्म्स लाने को कोई तैयार नहीं, फिर इस तरह की जाली वीडियोस आए या सही हों, वोट खरीदो फरोख्त की बात हो, इलेक्शंस कभी कहते हैं 2018 के जाली थे, कभी 2013 के, हमेशा सवालात उठते रहे। रिफॉर्म्स की तरफ नहीं आना चाहते। हुकूमत ने थोड़ी सी कोशिश की इलेक्ट्रॉनिक मशीन लाने के, ये तजर्बा पहले भी हो चुका है हमारे पड़ोसी मुल्क में भी, लेकिन रिफॉर्म्स तो उस तरह नहीं आ रहे और ना ही इन्होंने अपोजिशन जमातों को ऑन बोर्ड लिया। इश्यूज़ कहाँ है? नीयत का फुकदान है, रिफॉर्म्स लाना नहीं चाह रही हुकूमत या अपोजिशन, या ये पूरी हमारी जो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको ये सूट ही नहीं करता। वो चाहते हैं कि इसी तरह का मामलात रहें ताकि हमारे पास कुछ सियासत करने के लिए या बात करने के लिए, अपोजिशन करने के लिए हमारे पास कुछ ना कुछ इस तरह के जो फैक्ट्स हैं या फैक्टर्स हैं ये हमारे पास मौजूद रहें। सर मैं ये समझता हूँ कि ये पाकिस्तान में जो होती है इसको कहा जाता है मैशवेलियन पॉलिटिक्स। मैशवेली जो था वो एक राइटर था पॉलिटिकल साइंस के ऊपर, और उसका कहना ये था कि इक़्तिदार के हसूल के लिए सियासतदान कुछ भी करने को तैयार होते हैं। और अगर आप आज पाकिस्तान के ऊपर उस माइक्रोस्कोप को लगा के देख लें तो आपको नज़र आएगा कि जिस वक्त पीपल्स पार्टी के दौर में पेट्रोल की कीमत ऊपर जाती थी तो पीपल्स पार्टी ये कहती थी कि आलमी मंडियों में कीमत बढ़ गई है, और इमरान खान और नवाज शरीफ उनको लथारते थे। जब नवाज शरीफ के दौर में पेट्रोल की कीमत ऊपर जाती थी तो नवाज शरीफ साहब ये कहते थे आलमी मंडियों में ऊपर गई है, इसहाक डार साहब कहते थे, और पीपल्स पार्टी और पीटीआई मिलकर उनको लथारती थी। और खान साहब तो बड़े आगे तक जाते थे, वो कहते थे हुक्मरान करप्ट होते हैं तो ये बढ़ते हैं। आज जब पीटीआई के दौर में वो कीमतें बढ़ती हैं तो वो कहते हैं आलमी मंडियों की वजह से हो रहा है, और बाकी दोनों उनको लथारते हैं। उस्मा की तरफ जाऊंगा, वो कहते हैं कि इमरान खान साहब ही की स्टेटमेंट है आज की, वो ये कह रहे हैं कि जब लीडर मुल्क का पैसा चोरी करता है तो इस पर अल्लाह का अजाब आता है। तो वज़ीर आज़म की ये आज की स्टेटमेंट है। वज़ीर आज़म की एक और भी स्टेटमेंट थी कि इस मुल्क के अंदर बड़ा चोर जो है वो उसको प्रोटोकॉल मिलता है और छोटा चोर अंदर जेल में जाता है। माय प्राइम मिनिस्टर, माय डियर प्राइम मिनिस्टर, यू आर नॉट द ऑपोजिशन लीडर, यू हैव बीन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री फॉर 3 years नाउ, एंड एक रिफॉर्म नहीं लेके आए क्रिमिनल जस्टिस की। 2 सूबों में आपकी हुकूमत है, ना पीपीसी में कुछ किया, ना सीआरपीसी में कुछ किया, ना सीपीसी में कुछ किया, लेकिन वो तकरीर करने में उनका कोई मुकाबला नहीं है। वो इस बात को साबित कर देते हैं कि पाकिस्तान दुनिया का सबसे बेकार तरीन मुल्क है, और बाकी दुनिया क्योंकि उन्होंने देखी हुई है वहाँ पे सिस्टम बड़ा, सिर्फ वो समझते हैं, उनके अलावा कोई नहीं समझता। एग्जीक्यूशन नहीं हो पा रही, तकरीरें बहुत अच्छी होती हैं, वज़ीर आज़म का विजन बहुत अच्छा है, स्पीच अच्छी कर लेते हैं, एग्जीक्यूशन नहीं हो रही। चाहे पंजाब की बात करें, पूरे पाकिस्तान की बात करें, प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है? उस्मा करदार साहिबा, 30 साल का जो गंद है वो इतनी जल्दी नहीं खत्म होता। हमने डायरेक्शन जो है वो सही कर दी है। हमारी जो सारी इकोनॉमी है वो देखें, कोविड के बावजूद 4% पे उसकी ग्रोथ हमने मेंटेन की है। मईशत का पहिया हमने बंद नहीं होने दिया है। अब बैनुल अक़वामी कीमतें जो है, अगर आप पेट्रोल की कीमत अपने पूरे साउथ एशिया में अगर कंपेयर करें, बांग्लादेश, इंडिया, तो अभी भी पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत सबसे कम है। ये मैं कल एक इंडियन चैनल पे देख रही थी। वो ये बल्कि मुआवजा कर रहे थे कि जी पेट्रोल की कीमत जो है यहाँ से कम है। तो हम लोग, हमारी हुकूमत पूरी कोशिश करती है कि जो बर्डन है, क्योंकि हम कोई ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री तो है नहीं, ना इन्होंने कोई डैम बनाने की जहमत की, तो जाहिर है फिर हमें बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है। उसके लिए फिर पैसे कहाँ से आएंगे? हमारी जो खजाना है उसमें तो कोई फालतू पैसा धेला है नहीं, सारा तो इधर उधर हमारा चला जाता है डेट सर्विसिंग में और बाकी मुल्क को चलाने के लिए। तो ये अब आहिस्ता आहिस्ता
हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। देखें, एग्रीकल्चर ग्रोथ 2.5% हो गई है, सर्विसेज सेक्टर में 4% ग्रोथ है। जब ये वेल्थ क्रिएशन होगी, उससे जॉब क्रिएशन होगी, तो फिर लोगों के हालात भी जो है वो बेहतर होना शुरू होंगे। अब तरक्की का साल है ये, आगे आप देखेंगे कि मुश्किल वक्त आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गया है। ठीक है, अल्लाह करे खत्म हो जाए, लेकिन हालात ऐसे नहीं है। जो चीज़ें आप बता रहे हैं इस तरह तो नहीं। आप इंडियन चैनल पे आपने देख लिया, अच्छी बात है, लेकिन एग्जीक्यूशन प्रॉब्लम है। खानजादा साहब, आप इत्तेफाक करते हैं उज़मा करदार साहिबा की बातों से? कंपैरिजन लेके आ जाते हैं जी। पेट्रोल चूँकि पाकिस्तान में तो ज़्यादा पैदा नहीं हो रहा, इंटरनेशनली मार्केट में अभी भी हम पड़ोसी ममालिक इधर उधर के जो मुल्क हैं उनसे सस्ता पेट्रोल दे रहे हैं, तो ये इस पे तो गरीब आदमी का जो पेट है इन बातों से तो नहीं भरता। देखें, ये बात हुई है कि 35 साल जो साबका हुकूमतों का गन था, उन्होंने जिक्र किया। जी हाँ, तो उसमें देखें कि हमारा सारा गन जो है वो इनके पास है। वजीर खारजा हमारा इनके पास है, वजीर खजाना हमारा इनके पास है, वजीर सनत हमारा इनके पास है, वजीर इंफॉर्मेशन हमारा इनके पास है, वजीर हज हमारा इनके पास है, वजीर खेलों के साथ, ये सारे तो हमारा, ये सारा गन तो अब इनके पास है। तो अब ये कर लें कि भाई अब सफाई इन्होंने करनी है, अगर कुछ जो कुछ करना है तो वो तो प्राइम मिनिस्टर ही बच जाएंगे, बाकी तो सारे इधर उधर से ही आए हुए हैं। जी हाँ, अब ये देखें कि पहला साल इन्होंने कहा कि जनाब साबका हुकूमतों की वजह से महंगाई, चले हम इनकी बात हमने कहा जी चले ठीक है। दूसरे साल इन्होंने कहा कि नहीं साहब ये तो माफिया की वजह से महंगाई है, चले भाई ठीक है माफिया की वजह से होगी, आप हुकूमत आप माफिया को नहीं कंट्रोल कर रहे। फिर उन्होंने कहा नहीं जी, तीसरे साल इन्होंने कहा जी कोरोना की वजह से है। अब जब चौथा साल शुरू हुआ तो इन्होंने ये नया सिलसिला शुरू कर, नहीं जी पाकिस्तान तो सस्ता तरीन मुल्क है पूरी दुनिया के साथ, आप इसका वो कंपैरिजन करके देख लें। और अब 2 दिन पहले इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब ने कहा है कि नहीं जी महंगाई तो सिंध की वजह से है। अब देखिए, किसी एक उसके ऊपर ये नहीं ठहरते कि अभी तक कौम ये खुद कंफ्यूज है और कौम को भी कंफ्यूज कर रहे हैं। इन्हें आप ये समझ नहीं आ रही कि महंगाई कंट्रोल किस तरह करनी है। पिछली हुकूमतों को गंद की बात करते हैं, उस सारे को ये खुद लेकर बैठे हैं। अब वही मिनिस्टर्स हैं, वही सब कुछ है, और उनसे ये बात नहीं करते कि आप पहले तो बेड़ा गर्क करके आए हैं 35-40 साल हमारे पास, आप लोग ये क्या नई चीज आप करने जा रहे हैं। और फिर एक बात बैरिस्टर साहब ने की है, मैं उसकी तरफ भी थोड़ा जी, कि वो IMF के हवाले से मलेशिया की उन्होंने मिसाल दी कि उन्होंने देखें ये बात ठीक है कि जब शुरू में मेरे ख्याल पहला ही साल था और उसके दूसरे के तीसरे इजलास में ऑपोजिशन लीडर ने भी और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी ऑफर की इन्हें गवर्नमेंट को कि जनाब चार्टर ऑफ इकोनॉमी हम पॉलिटिक्स करते रहेंगे, हमारा वो स्टैंड एक दूसरे के साथ उसी तरह रहेगा, हमें कोई NRO कोई चीज नहीं, मगर इकोनॉमी के ऊपर चार्टर ऑफ इकोनॉमी एक हम आपस में बैठ के साइन कर लेते हैं, जिसके ऊपर आप भी अमल करें और आने वाली हुकूमतों में भी 20-30 साल के लिए एक मुआहदा कर लें। ठीक है, मगर उसके लिए हुकूमत तैयार ना हुई, आज उसके नतीजे आप देख रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं तारा और साहिबा। आप किस तरह देखती हैं? उज़मा करदारी ये कह रही हैं कि ये साल तरक्की का साल है, अब आपको डेवलपमेंट नज़र आएगी, आवाम जो है वो खुशहाली की तरफ बढ़ेंगे। आपको लगता है कि पाकिस्तान की इकॉनमी, एक तरफ तो मिनी बजट आ रहा है, दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि ग्रोथ बढ़ेगी, आगे बढ़ेंगे, आपको लगता है कि कोई खुशखबरियाँ मिलेंगी, या ये अगले 2 साल भी इसी तरह? हुकूमत ने 3 साल के अंदर 18,000 अरब कर्ज दिया, जो कि पाकिस्तान की तारीख में जितनी पॉलिटिकल पार्टीज आई उनके अदवार में देखें, किसी ने अपने दौरान हुकूमत में इतना कसीर कर्ज नहीं दिया। और उसके बावजूद ये कहते हैं कि हम कौम को कुछ खबरी देंगे। हम रोज देखते हैं डी चौक के अंदर धरने हो रहे हैं, खुदकशियां हो रही हैं। एक जर्नलिस्ट कराची में खुदकशी करके मर गया, इस्लामाबाद में एक्सप्रेस न्यूज का बेचारा बेरोजगार से डाउन साउथिंग अदारे उस वक्त करते हैं जब वो तनख्वाहें देने के काबिल नहीं रहते। जिनको उन्होंने निकाला उसने कुछ दिन रक्षा चलाया, रक्षे से भी जब उसका गुजारा नहीं हुआ तो वो पंखे से रस्सा लगा के झूल के बेचारा मर गया। ये हो रहा है इस हुकूमत में। खुदकशियों का रेट बढ़ा है, जिनसी तशद्दुद का रेट बढ़ा है, बच्चे, लड़कियां, बूढ़े, जवान, औरतें, मर्द, कोई बंदा जिसकी इज्जत महफूज नहीं है। और इम्प्लीमेंटेशन का ये आदम है, बिल पे बिल पास होते हैं, कवानीन बनते, इन कवानीन से क्या होगा? जब तक कवानीन की इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी तब तक किसी को सजा नहीं मिलेगी, तो जराइम में तरक्की कभी नहीं होगी।
ये किस किस्म के जराइम हैं जो बढ़ते ही जा रहे हैं, और ये कौन सी कुछ खबरें हैं जो कौम सुनेगी। इस हुकूमत के दौरे हुकूमत में तो सुबह बदनसीबियों के अवाम के खाते में कुछ नहीं आया। जो 5 रुपए की रोटी थी ठीक है, लेकिन इसका हल क्या है? आज 20 रुपए की है। तायरा साहिबा, चीनी देखें, गैस देखें, पेट्रोल देखें, आटा देखें, कौन सी चीज अवाम की दस्तरस में है? ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इसका हल क्या है? आपके पास क्या हल है? चले मान लेते हैं हुकूमत तो नाकाम होगी, आपको हुकूमत दे दी जाती है, तो आपके पास क्या पॉलिसीज हैं? आप किस तरह इससे छुटकारा पाएंगे? हमने पहले भी तो आपको हुकूमत करके बताई है। आटे का रेट क्या था? नहीं तो इतनी अच्छी हुकूमत होती तो फिर आपको वोट भी पड़ते ना 2018 में, क्यों नहीं पड़े फिर? ये जो वोट ना पड़ने वाली बात है ना, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, किसने क्या कमालात दिखाई। ये कमालात का चक्कर है। अच्छा, तो कमालात आपको भी पता है कौन से अन्ना दीदा। नहीं, सुने, अगर ऐसे कमालात होते जिस तरफ आप इशारा कर रही है तो फिर इकोनॉमी भी सही हो जाती ना। अब इंशाल्लाह ताला ईवीएम की मशीन को हम आने नहीं देंगे, हम अदालत जाएंगे। और ये जो मशीन कह रहे हैं, जर्मनी ने इस मशीन को फारिग कर दिया। बरतानिया जो सबसे बड़ा जमहूरी मुल्क दुनिया में समझा जाता है, उन्होंने ईवीएम मशीन से अपने तहफात किए कि हम इस मशीन के जरिए इलेक्शन नहीं कराएंगे। मजीद अफसर उठाए जाते थे, उनको गायब कर दिया जाता था, पोलिंग स्टेशन से पोलिंग एजेंट गायब हो जाते थे। अब ईवीएम मशीन का नया तरीका कार है, एक कार्ड जिस तमाम वोट उस पार्टी को पड़ जाएंगे। सबसे आसान तरीका इन्होंने सीखा है, लेकिन हम ईवीएम मशीन के जरिए अगला इलेक्शन नहीं होने देंगे इंशाल्लाह। तो किस तरह होना चाहिए? चले ये बता दें, फिर मैं दूसरे पैनलिस्ट की तरफ भी जाऊंगा। चलो, अगर आप कहते हैं कि ये धांधली की एक नई शक्ल होगी, तो रिफॉर्म्स कैसे लाए जाए ताकि आपको भी एतराज ना हो, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को भी एतराज ना हो? ये हुकूमत को चाहिए था, जब ईवीएम मशीन का से बुलडोज करके पास कर रहे थे, उन्हें अपोजिशन को एतमाद में लेते। अपोजिशन की पार्लियामानी कमेटी बनाई गई थी, स्पीकर साहब को खत लिख के भेजा गया था, किसी ने उनके साथ डायलॉग नहीं किए। तो ये बात ये है, चले ठीक है, तारा साहब लाइन पे रहिएगा। भाई साहब, रिफॉर्म्स कौन लेके आएगा? ना ये मानने को तैयार हैं, ये कह रहे हैं हम तो इस इलेक्शंस को ही नहीं मानेंगे। तो अगर कल इसी मशीन के जरिए इलेक्शन हुए तो ये तो फिर वही धांधली। हल क्या है? रिफॉर्म्स तो लाने चाहिए ना, पॉलिटिकल पार्टीज को ही लाने होंगे, ज़ाहिर है कोई बिजनेस कम्युनिटी तो लेके नहीं आएगी। सर एब्सोल्युटली 100%, और मेरा ख्याल है कि आपके सवाल में ही आपका जवाब है कि ये सियासतदानों का काम है कि इसको पार्लियामेंट में जो है डिबेट किया जाए। लेकिन हमने देखा कि पार्लियामेंट आहिस्ता रबर स्टैंप होती गई और एक एक्सटेंशन का बिल आया 6 मिनट में इसी पार्लियामेंट में। ये तीनों पार्टी के नुमाइंदे बैठे हुए हैं, हमारे लिए बड़े मोहतरम हैं एहतराम के साथ, लेकिन तीनों पार्टियों ने 6 मिनट के अंदर अंदर वोट देके उसको पास किया। तो विच पार्लियामेंट एंड विच रिफॉर्म्स आर वी टॉकिंग अबाउट? जिस तरह पार्लियामेंट में बुलडोज हो रहा है, दुनिया के किसी पार्लियामेंट में ऐसा नहीं होता कि स्पीकर के ओए आधे इधर हो जाओ, ओए आधे इधर हो जाओ, तुम हाँ बोलो तुम ना बोलो, चलो जी मोशन इज अप्रूव्ड, इट इज पास्ड, चलें जी कानून बन गया, भेजें प्रेसिडेंट को साइन करने के लिए। दुनिया में किसी मुल्क में इस तरह ऑर्डिनेंसेस नहीं बनते। ये हम अपने सिस्टम को खुद ख़राब करते हैं, हम खुद उसको इस नहज तक ले जाते हैं। और ये मैं माजी में नहीं जाना चाहिए, लेकिन आप जब देखें कि इस मुल्क के अंदर जब कोई जमहूरी पार्टी आई है तो उन्होंने यही किया है। बेशक वो 13वीं तरमीम हो जो मियाँ साहब लेके आए थे, बेशक वो सुप्रीम कोर्ट पे हमला हो, बेशक वो आसिफ अली जरदारी साहब ने जिस तरह कंटेम्प्ट की सुप्रीम कोर्ट की खतनी स्विट्जरलैंड स्विस अथॉरिटीज़ को लिखने दिया, बेशक वो आज इमरान खान साहब हों, तमाम का रिकॉर्ड है कि जहां उन्हें सूट करता है वो ऑर्डिनेंसेस की बरबार करते हैं। पार्टी लीडर बैठ के बाहर से बताता है कि पार्लियामेंट में आपने ये वोट देना है, और अगर वो ना दें तो वो डिफेक्शन क्लॉज भी डाला हुआ है। ये तो फ्री पार्लियामेंट है ही नहीं। मैं सिर्फ एक बात सर करके कंक्लूड करूं, अगर मैं आपसे कह रहा हूं ब्रेग्जिट की 8 महीने डिबेट जारी रही यूके की पार्लियामेंट के अंदर, उसके बाद उसको प्रोरोग किया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा खोलो पार्लियामेंट, प्राइम मिनिस्टर कैसे प्रोरोग कर रहा है। यहाँ पे इतने बड़ी बड़ी लेजिस्लेशन होती है, आधा दिन पूरा नहीं होता, वो आप करके कहते हैं चलो जी बिल पास डन। ठीक है, बिल्कुल सही आप वो कर रहे हैं और हिस्ट्री का रेफरेंस भी दे रहे थे। इफ्तार खान ज़रदा साहब, पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी की आप बात करते हैं, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की बात करती हैं, लेकिन चैलेंज होती हुई हमें नज़र आती है इदारों पे। वही बात जो शुरू में हम कर रहे थे कि इस तरह तो ट्रस्ट खत्म हो जाएगा। तो क्यों आप तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स बैठकर डिसाइड क्यों नहीं करते, कोई ऐसा सिस्टम लाया जाए जिसके ऊपर ना तो आपको एतराज़ हो कल, और ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, मुस्लिम लीग नून को, या किसी भी सियासी जमात को? देखिए, ये
पहले जितने भी इलेक्शंस जिन पर सवालिया निशान है वो इलेक्शंस के बाद हुए थे। जी जी। और ये पहला इलेक्शन अगर हुआ इन मशीनों के, तो पहला इलेक्शन होगा जिसका साल 2 साल पहले ही मुतनाज़ा हो गया ये। ठीक। अब आप अगर ये मशीनों का देख लें, अब अभी आपके सामने चंद दिन पहले हाई कोर्ट इस्लामाबाद ने एक सो मोटो लिया कि इन्हीं मशीनों के साथ वो जब कुरानंदाजी हुई तो प्लाटों की, तो आपके सिटिंग जजेस के प्लाट निकले सारे, जिस पर उन्होंने वो लिया सुओ मोटो। और फिर 2-4 माह पहले आपने देखा कि सक्खर में जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने वो कुरानंदाजी की इन मशीनों के साथ, तो वो उन्हीं के प्लॉट निकले जो सामने सामीन में बैठे थे। सही। तो किस तरह इत्माद किया जा सकता है? बात है नियत की। कानून आपके पास ऑलरेडी है। इन मशीनों का जर्मनी, बर्तानिया वगैरह सब इनसे हट चुके हैं। दुनिया के 200 ममालिक में से 4 या 5 में अब जो सबसे बड़ी डेमोक्रेसी अपना दावा करती है इंडिया, वो भी इसके खिलाफ वहां पे आवाजें उठ रही हैं। तो इससे आप किस तरह जस्टिफाई करेंगे? अब नियत देख लें कि ये 10 का इलेक्शन की जो रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन में आई है, जी जी, उसके बाद आप समझते हैं कि इनकी नीयत सही है या ये खलूस दिल के साथ, खलूस नीयत के साथ ये। लेकिन इसमें खजाना साहब ये भी तो नीयत अपनी जगह, लेकिन सिस्टम अभी तो 2 साल है इलेक्शन में, 1.5 साल 1 साल, तो इन अभी टाइम है रिफॉर्म्स लेके आए ताकि ना आपको ऑब्जेक्शन और ना दूसरे लोगों को ऑब्जेक्शन हो, और नीयत भी सही हो जाए, सिस्टम ऐसा हो जाए कि नीयत खराब भी हो तो आपका वोट खराब ना हो। देखिए जी, अभी तो RTS आपकी जो पहली मशीनें हैं सही, उनका अभी तक वो जो पहले दिन असेंबली के अंदर उसका वो बनाया गया था, वो उसकी तहकीकात के लिए जो कमेटी, आज तक उसका पहला इजलास नहीं हुआ। ठीक है। तो एक मशीनों के आप इलेक्शन वो भुगती बैठे हैं, फिर अगली मशीनों की तरफ जा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि जो जिस तरीके से ये मशीनें काम कर रही हैं, सबको पता है रिपोर्ट की तरह। ठीक है। उस्मा करदार साहब, आपने गुफ्तगू भी सुनी, आप किस तरह देखती हैं? अपोजिशन को तो आप एतमाद में नहीं लेते, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, लेकिन अगर ये इलेक्शन इसी तरह हुए तो फिर 2023 के बाद 28 तक हम यही सुनते आएंगे। आज प्रोटेस्ट हो रहा है, और चूँकि इस इलेक्शन को तो अभी से हुकूमतें, ये अपोजिशन जमातें ये कह रही हैं कि हम कबूल नहीं करेंगे, तो इनको साथ बिठाएं, मशीनों पर जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दूर करें, रिफॉर्म्स लेके आएँ प्रॉपर। उमर देखें, इनको कई दफा हमने इनवाइट किया। ये जो इलेक्शन रिफॉर्म्स हैं, ये तो वो है जो इन लोगों को बहुत अरसा पहले खुद कर लेने चाहिए थे, लेकिन उन्होंने नहीं बॉदर किया क्योंकि ये करना चाहते ही नहीं है। अच्छा। ये खास तौर पे हमारी जो नून लीग है वो तो महारत रखते हैं, 10-20 हजार वोट इधर से उधर करने में तो कोई उनका दाएं हाथ का काम है। तो ये फिर ये इस तरह की फिर जो बातें फिर ये नहीं हो सकेंगी। अच्छा। अब ये देखें, आप जो जॉइंट सिटिंग है, मुझे आप बताएं वो कहाँ गैर आईनी है, कहाँ गैर कानूनी है? और वहां पे 221 वोट लिए गए हैं, और उसके बाद ये इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का जो बिल है ये पास किया गया है। और अब हम इलेक्शन कमीशन के साथ हमने मिल बैठ के उनके साथ कमिटीज बन गई हैं जो इसकी वायबिलिटी देख रही हैं, वो ये देख रही हैं इसकी कॉस्ट कितनी होगी, इसकी ट्रेनिंग किस तरह से की जाएगी। अगर ये सारी चीज हम एक ओपन माइंडेड, एक अच्छी नीयत के साथ हमने ये काम किया है। अमेरिका इतनी बड़ी डेमोक्रेसी है, इंडिया इतनी बड़ी डेमोक्रेसी है, वहां पे ये यूज हो रहा है, कहीं वहां पे धांधली का शोर नहीं। हम तो 1970 के बाद से जो इलेक्शन होता है सारी पार्टी रोना पीटना डाल देती हैं। अब अवाम तंग आ गए, वो कहते हैं हमारा क्या कसूर है भाई, जिसको हमने वोट दिया उसी वहीं से वोट निकलना चाहिए, और वो जाए और हमारे वेलफेयर के लिए काम करे। लाइन पर रहिएगा। तारा औरंगजेब साहिबा ये कह रही हैं कि मुस्लिम लीग नून तो धांधली करने में एक्सपर्ट है, और 20-25 हज़ार वोट तो इधर से उधर हो जाते हैं, पता भी नहीं चलता। इल्ज़ाम आप पे लगते हैं, आप इन पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। सिस्टम बेहतर करें ना, ताकि ना आप पे इल्ज़ाम लगे ना इन पे लगे। जिसने वोट बल्ले पे दिया बल्ले पे ही निकले, वो फिर जाके शेर या तीर से या किसी दूसरे निशान से ना निकले। आपने एक बात फरमाई कि नीयत बेशक खराब हो, वोट भी खराब होना चाहिए। जी जी। मुझे बड़ी हंसी आ रही थी, इन्ना माला मालो बिजनियात, अमाल का दारो मदार नीयत पे है। पहले नीयत साफ कर लें, फिर सारे काम ठीक हो जाएंगे। नहीं, सिस्टम अच्छा करें ना, वो तो सही है। नीयत तो आपकी भी सही नहीं थी, आप वो तो छोड़ दें। मैं ये कह रहा हूँ कि सिस्टम इतना अच्छा करें कि कोई बंदा बेईमानी करना भी चाहे तो बेईमानी ना हो। बात ये है कि PTI वाले जो है ना, उन्होंने 3 साल सिवाय एक
डायलॉग के कुछ नहीं काम किया। चोर चोर डाकू डाकू, चोर चोर डाकू डाकू, जिस पे इल्जाम लगा वो जेल भी उन्होंने भुगती और नैब की कोर्ट में आके किया तो आपने भी नहीं था ना, 4 हल्के खोलने का इन्होंने कहा था, आप उस वक्त खोल देते। आपने भी तो ये उस वक्त अगर कर देते तो शायद आज आप आपके पास ये स्टैंड होता, आप स्टैंड कर सकती, हमने आप जवाब देती कि हाँ हमने तो थैले खुलवा दिए थे। 2013 में हुकूमत में आए हैं, अपोजिशन में बैठ के बिलावल भुट्टो साहब ने भी और मियां शहबाज शरीफ साहब ने भी ये बात कही थी कि आए बैठे मिलके हम फॉर्म्स भी करते हैं और नैब के कवानीन को भी देखते हैं। इन्होंने दोनों काम नहीं करने थे क्योंकि इनके फायदे में दोनों काम थे नहीं। अब ईवीएम मशीन का जो चक्कर है, नैब तो चेयरमैन नैब भी तो आप ही लेके आए थे, आप और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मिलके लाए थे ना, तो आपको 19 से तकलीफ भी हो रही है। तो बात ये है कि हम तो इस्लाह करना चाहते हैं लेकिन हुकूमत के फायदे में अब इस्लाह है नहीं। वो चाहते हैं निज़ाम ऐसे ही चले ताकि अगला इलेक्शन में हम धांधली करके ईवीएम मशीन को सामने रख के अपना बंदोबस्त कर लें। 10-20 हजार वोट की बात नहीं है, ये तो 10-20 लाख वोटों के चक्कर में है भाई। अच्छा, ये इधर से उधर क्या करना, ये 10-20 लाख के चक्कर में है। बिल्कुल जो काम कर रहे हैं सबसे आसान काम ये है कि ओवरसीज को उन्होंने वोट का हक दिया है, तो ओवरसीज के नुमाइंदों का इलेक्शन ओवरसीज में ही होना चाहिए जहाँ जहाँ वो लोग हैं और वहाँ से उनके नुमाइंदे मुंतखब होकर पार्लियामेंट के अंदर आने चाहिए जो अपने मसाइल का हल पार्लियामेंट में तलाश करें। बिल्कुल सही है, लेकिन मसला ये है कि चाहे हुकूमत हो या अपोजिशन जमातें, नीयत का फुकदान बिल्कुल है और रिफॉर्म्स लाने के लिए कोई भी तैयार नहीं है और प्रॉपर इस मुल्क को चलाने के लिए भी कोई तैयार नहीं है। आपको क्योंकि सबसे ज्यादा सुनिएगा, सबसे ज्यादा स्टेक होल्डर्स पॉलिटिकल पार्टीज हैं, लोग आपकी तरफ देख रहे हैं, आप असेंबलियों में जाते हैं लेकिन आप अपने अपने मफादात के लिए तो काम करते हैं, अपनी अगर जाती मफाद के लिए बिल पास कराने हो तो आप करवाते हैं, मुल्क के मफादात की बात आप नहीं करते, कोई भी पॉलिटिकल जो स्टेक होल्डर्स हैं। और बाद में जब इलेक्शंस हो जाते हैं तो आप जहां से आप जीतते हैं वहां से आप जीत जाते हैं और जहां से हारते हैं वहां से धांधली के इल्जाम लगाना शुरू कर देते हैं। नवाज़ादा साहब आपका बहुत शुक्रिया, उज़्मा खदार साहब आपका बहुत शुक्रिया, ताहिरा साहब आपका भी शुक्रिया, बैरिस्टर अली ताहिर साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ दीगर प्रोग्राम्स की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आया होगा। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।